हेलो एवरीवन, आई एम मैक्स सोनी। आज हम लोग अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले कैथराइन एसाउ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग कैथराइन एसाउ वॉज बोर्न इन यूक्रेन इन 1898। इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर की स्टडी रशिया और जर्मनी में की एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट। इनके जो स्टार्टिंग के पब्लिकेशंस थे उसमें इन्होंने बताया कि कर्लिट ऑफ वायरस है वो पूरे प्लांट में फैलता है फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू की वजह से। कर्लिट ऑफ वायरस स्प्रेड्स थ्रू अ प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। डॉक्टर एसाउस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954 took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide। मतलब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है एक तो कि कर्लिट ऑफ वायरस कैसे फैलता है, तो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू फैलता है। किसने बताया था? डॉक्टर एसाउ ने बताया था। देन डॉक्टर एसाउ की कौन सी बुक है? तो प्लांट एनाटॉमी है, जो कि कब पब्लिश हुई? 1954 में हुई थी, जिसकी वजह से हमको प्लांट स्ट्रक्चर को और अच्छे से हम उसको समझ पाए, और न केवल अच्छे से समझ पाए, इसने जो प्लांट एनाटॉमी है इस बुक ने पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल इनॉर्मस इम्पैक्ट छोड़ा था। देन इनकी 1960 में एक और बुक पब्लिश हुई जिसका नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जो भी कैथराइन एसाउ ने लिखी थी। इसमें भी यही क्वेश्चन आ सकता है कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स किसने लिखी? कैथराइन एसाउ ने लिखी। कब पब्लिश हुई? 1960 में पब्लिश हुई। देन इट वॉज रिटार्डेड टू एस वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इट इज़ इंसाइक्लोपीडिया। मतलब एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट्स की इंसाइक्लोपीडिया किस बुक को बोला जाता है? तो इसका आंसर होता है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जो कि कैथराइन एसाउ ने लिखी थी, जिसको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी बोला जाता है। देन इन्होंने 1957 में ये नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के लिए इनको चुना गया, और इस ऑनर को पाने वाली ये 6th वुमन बनी। उसके बाद In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1918। यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के थ्रू अवार्ड दिया गया था? तो आंसर था हमारा कैथराइन एसाउ। कब दिया था? 1989 में दिया था, और अवार्ड का नाम क्या था? नेशनल मेडल ऑफ साइंस। देन जब कैथराइन एसाउ की डेथ हुई थी 1997 में, तब पीटर रेवन, जो कि एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एंड मिसूरी बॉटनिकल गार्डन के डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको याद करते हुए बोला था कि 99 ईयर की एज में भी ये बहुत डोमिनेंट बनी रही प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में। व्हेन कैथराइन एसाउ डाइड इन the year 1997, Peter Raven, director of anatomy and morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. Morphology of flowering plant, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us। मतलब कि हायर प्लांट्स बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में फैले हुए हैं, और ये हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं देखने के लिए। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। यहाँ से हमारी मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन निकल के आती है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है प्लांट्स में जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि प्लांट के जितने भी स्ट्रक्चर जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से, हम अपनी आइज से उसको देख सकते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट, देन दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है? बाहर से प्लांट में रूट्स देखने को मिलती है, स्टेम्स देखने को मिलती है, लीव्स देखने को मिलती है, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। इन चैप्टर्स 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant,
और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। मतलब कि प्लांट के बारे में हमें और अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। देन वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस in the different parts found as adaptation of the plants to their environment. For example, adaptation of various habits. Adaptation का मतलब होता है जब प्लांट जिस जगह पर रह रहा है उसके हिसाब से जब वो अपने आप को ढाल लेता है तो उसके अंदर जो ये बदलाव आए उसको हम लोग अडाप्टेशन बोलेंगे। ऐसे चेंजेस जो इन्वायरमेंट की वजह से अपने अंदर ले रहा है इसको अडाप्टेशन बोलते हैं। देन फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, etc. Then, if you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stem and leaves. जब भी हम लोग वीड मतलब होता है, हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जिनको हम उगा नहीं रहे हैं पर वो अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे कि हमने गेहूं की फसल उगाई, अब उसके साथ में जो घास फूस से वहाँ पे बड़े बड़े से प्लांट्स हमको देखने को मिल जाते हैं, कई बार उनको वीड्स बोलते हैं। अननेसेसरी प्लांट्स जो होते हैं उनको वीड बोला जाता है। ये हमारे काम के नहीं होते, बस जैसे गेहूं के साथ अगर वीड आ गया तो वो मिट्टी से न्यूट्रिशन लेता रहेगा और गेहूं को जितना ज़रूरत है, वीड को जितनी ज़रूरत है न्यूट्रिशन की उस तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए जो फार्मर्स लोग हैं वो वीड्स को निकाल देते हैं। Then they may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. मतलब कि ये वही है कि प्लांट का जितना भी एरियल पार्ट है उसको तो हम लोग बोलेंगे शूट सिस्टम, और जितना भी अंडरग्राउंड पार्ट है उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलेंगे। हमारा जो रूट सिस्टम है वो 2 तरह का होता है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में सबसे पहले प्राइमरी रूट बनेगी जो कि रेडिकल के इलोंगेशन की वजह से बनेगी। मतलब रेडिकल जब लंबा हो जाता है उसकी वजह से प्राइमरी रूट बनती है, जिसको हम लोग टैप रूट भी बोलते हैं। फिर टैप रूट में ब्रांचिंग होगी जिसकी वजह से सेकेंडरी रूट बनेगी। देन सेकेंडरी रूट में ब्रांचिंग होगी, उसके बाद हमारी टर्शरी रूट बनेगी। और प्राइमरी रूट को छोड़कर जितनी भी रूट्स है, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, फिर टर्शरी में ब्रांचिंग हो जाती है कई बार तो क्वार्टरी रूट बन जाती है। इन सबको मिलाकर के बोलते हैं लेटरल रूट्स। प्राइमरी को छोड़कर जितनी भी रूट्स हैं उनको बोलेंगे लेटरल रूट्स। और टैप रूट्स मेनली मोस्टली हमको डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब सिंपल क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे टैप रूट कौन से प्लांट्स में मिलती है, तो सीधा वहाँ पे लिखा होगा मोनोकोट, डाइकोट, तो आपको आंसर कर देना है डाइकोट। लेकिन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देंगे प्लांट्स के, जिसमें कभी लिखा होगा मस्टर्ड प्लांट लिखा है, वीट लिखा है, मेज़ लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट डाइकोटिक है और कौन से मोनोकोटिक है। तो डाइकोट प्लांट का हमारे NCERT में एग्जाम्पल दिया है मस्टर्ड प्लांट। देन फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में ऐसी रूट्स जिनमें प्राइमरी रूट्स तो बनती है जो कि रेडिकल के इलोंगेशन की वजह से ही बनेगी, लेकिन इनकी जो प्राइमरी रूट है उसकी लाइफ बहुत कम टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और इस वजह से इनको रिप्लेस कर देती है बहुत सारे नंबर में पतली पतली सी थिन रूट्स होती है जो कि सारी की सारी सेम थिकनेस की होती है, जिन्हें हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं। और ये जो रूट्स हैं ये स्टेम के बेस से बनती है, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। इनको हम लोग एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट भी बोलते हैं। इनको हम लोग एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट बोलते हैं। और मोस्टली हमको जो फाइब्रस रूट देखने को मिलती है वो मिलती है मोनोकोट प्लांट्स में। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, कोकोनट, etc. अब देखना है हमको एडवेंटिशियस रूट क्या होती है। एडवेंटिशियस रूट हमारी ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से निकले उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसे कि हमारी फाइब्रस रूट भी एडवेंटिशियस रूट होती है। क्यों? क्योंकि वो
स्टेम के बेस से निकलती है, ना कि रेडिकल के इलोंगेशन से बनती है। इस वजह से उसको भी हम लोग एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट बोलते हैं। वही लिखा है, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड दीज रूट्स परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स फंक्शन इन डिफरेंट प्लांट। इस लाइन का मीनिंग थोड़ी देर में अभी समझ में आएगा। प्लांट्स में ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी पोर्शन है उसको रूट सिस्टम के अंदर रखेंगे। रूट सिस्टम में फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स ये आते हैं। देन ग्राउंड लेवल से नीचे जो है इस पोर्शन को हम लोग रूट सिस्टम के अंदर लेते हैं, जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स आती है। अब देखते हैं रूट्स का फंक्शन क्या होता है। रूट का मेन फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर encourage to the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators। ये plant growth regulators का मतलब होता है प्लांट्स में जो हॉर्मोन्स बनते हैं उनको सिंथेसाइज करने का काम भी रूट करती है। ये डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, टैप रूट का डायग्राम, जिसमें ये हमारी मेन रूट जो कि प्राइमरी रूट है, जो कि यहाँ पर रेडिकल के इलोंगेशन की वजह से बनी है। देन प्राइमरी रूट में देखो ब्रांचिंग हुई, सेकेंडरी रूट बनी, देन सेकेंडरी रूट की ब्रांचिंग हुई, इससे यहाँ जो ब्रांचिंग होती है उसको बोलते हैं टर्शरी रूट। और सेकेंडरी, टर्शरी मतलब प्राइमरी रूट को छोड़कर बाकी जो रूट्स हैं उनको हम लोग लेटरल रूट बोलेंगे। ये हमारी फाइब्रस रूट जो कि छोटी छोटी होती है, और ये सारी पतली पतली जो भी है सब सेम ही थिकनेस की होती है। देन एडवेंटिशियस रूट, ये देखो हमारे स्टेम के बेस से निकल रही है ये हमारी एडवेंटिशियस रूट्स। अब हम लोग देखते हैं रीजन ऑफ द रूट। रूट में 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। उसमें भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट कैप। रूट कैप एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब रूट अपना मिट्टी में रास्ता बना रही होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने में का काम करता है हमारा रूट कैप। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट्स as it makes its way through the soil. A few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ऐसा रीजन जहाँ की सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी सेल्स डिवीज़न करने के लिए। सेल डिवीज़न करने के लिए एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी मेरिस्टेमेटिक रीजन में। यही लिखा है, द सेल्स ऑफ this region are very small, thin walled and with dense protoplasm. They divide rapidly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. इसका मतलब है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली जो रीजन है, इससे ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो रूट को इलोंगेट मतलब उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। तो रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रीजन होता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये यहाँ बोला है। देन इलोंगेशन रीजन के ऊपर आता है हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का मतलब है यहाँ की सेल्स अब डिवाइड नहीं करेगी, और अगर डिवाइड करेगी भी तो बहुत ही कम डिवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की सेल्स मैच्योर हो चुकी है, मतलब उनको एक स्पेसिफिक काम करने के लिए वो मॉडिफाई हो चुकी हैं। अब वो डिवाइड नहीं करेंगी, और जो उनका एक काम है, एक पर्टिकुलर उनका जो काम होता है उसको करने के लिए वो मैच्योर हो गई हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैच्योर मतलब होता है परिपक्व होना, परिपक्व हो चुकी है। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रूट हेयर हमारे कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो रूट हेयर हमारे रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखने को मिलेंगे। देखते हैं हम एनसीईआरटी में, the cells of the elongation zone gradually differentiate and mature, hence this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. From this region some of epidermis cells are very fine and delicate thread like structure called root hair. These root hairs absorb water and minerals from the soil. root hair का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से।
अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। इसका मतलब है कि रूट्स केवल वाटर को अब्जॉर्व करना, मिनरल को अब्जॉर्व करना यही काम नहीं करती है, इसके अलावा भी प्लांट में और तरह के काम परफॉर्म करती है और इसके लिए ये मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अब इसके आगे जो है वो हम लोग नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कैरेट, टर्निप में टैप रूट जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, मतलब फूल जाती है। किस लिए? फूड को स्टोर करने के लिए। यहाँ एरो का मतलब है मॉडिफिकेशन और ब्रैकेट के अंदर जो है वो एग्जाम्पल है, उसके बाद जो लिखा है वो है किस तरह की रूट उस प्लांट में मॉडिफाई हुई है किसी अलग तरह के वर्क को फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेट और टर्निप। टर्निप का मतलब होता है शलगम। उसमें जो टैप रूट होती है वो मॉडिफाई होती है फूड को स्टोर करने के लिए। देन स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो जाती है फूड को स्टोर करने के लिए। देन बनियान ट्री में प्रोप रूट होती हैं। प्रोप रूट मतलब जब बनियान ट्री हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है, उसको प्रोप रूट बोला जाता है और इनका वर्क होता है सपोर्ट करने का। देन मेज एंड शुगर केन में स्टिल रूट प्रेजेंट होती है जो कि कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ स्टेम, जो कि स्टेम के नोड से बाहर निकलती हैं। इनका काम भी होता है सपोर्ट करने का। देन राइजोफोरा जो कि ऐसा प्लांट है जो कि स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करता है। इनमें न्यूमेटोफोर्स रूट्स होती है, ऐसी रूट्स जो कि वर्टिकली ग्रो करती है ग्राउंड के बाहर की तरफ। मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। इनका काम होता है हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को कैप्चर करने का। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इसके डायग्राम दिए हुए हैं। डायग्राम में एस्पेरेगस दिया है, ये हमको एनसीईआरटी में लाइंस में नहीं दिया है लेकिन डायग्राम में दिया, तो याद रखना है कि एस्पेरेगस की रूट्स भी मॉडिफाई हो जाती है कोई अलग वर्क फंक्शन करने के लिए। देन टर्निप और कैरेट, इसकी हमने पता ही है हमें, टर्निप और कैरेट की टैप रूट मॉडिफाई होती है, फूल जाती है और फूड को स्टोर करने का काम करती है। कैरेट में भी सेम है। देन स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट स्वेलअप हो जाती है और फूड स्टोर करने का काम करती है। ये हमारे स्वैम्पी एरियाज में जो राइजोफोरा है उसकी रूट्स है जो कि अपवर्ड ग्रो, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही है। न्यूमेटोफोर्स जिनका वर्क होता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लाना, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को कैप्चर करना, प्लांट के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना इसका काम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कोई आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।